एवरीवन, दिस इज भावना चतुर्वेदी फ्रॉम टीम कानून सीखो और मैं आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात करूंगी। भारतीय संविदा अधिनियम 1872। तो जैसा कि इसका ईयर बता रहा है कि ये ब्रिटिशर्स का लाया हुआ एक एक्ट है। 1800 का दशक ही ऐसा था कि बहुत सारे लॉज बने, कोडिफिकेशन हुए, जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उनको पकड़ के एक कोड बनाया गया। अब अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स को गवर्न करने के लिए लॉज बनाए गए। अब क्राइम का एस्पेक्ट था, सोसाइटी में क्राइम था, उसको कैसे गवर्न किया जाए, तो इंडियन पेनल कोड आया जिसको कि सर मैकॉले ने ड्राफ्ट किया। उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को गवर्न करने के लिए सीआरपीसी बनाया गया। ये तो हो गई क्राइम की बात। सिविल एस्पेक्ट्स के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड आया। अब ये लॉज उस टाइम पे बने जो जिनमें बाद में अमेंडमेंट हुए, मॉडिफिकेशंस हुए हमारी ज़रूरत के हिसाब से। तो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट भी एक ऐसा एस्पेक्ट था जिस पे कोई लॉ नहीं था और उस टाइम पे हमें उस पे भी लॉ की ज़रूरत पड़ी क्योंकि वो एस्पेक्ट भी इमर्जिंग था। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होने लगे, हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ स्टेप्स रख ही रहे थे, तो ग्लोबल लेवल पे रिलेशंस बन रहे थे। तो ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो बन रहे थे हमारे, उनको गवर्न करने के लिए हमें एक लॉ की ज़रूरत थी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तब ब्रिटिशर्स लेके आए। ये एक एग्जॉस्टिव लॉ बनाया गया जो कॉन्ट्रैक्ट के हर एस्पेक्ट को गवर्न करता है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स आप इलीगल बोलते हैं, अगर किसी ने इसका ब्रीच किया तो उसकी रेमेडीज़ क्या है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है। अब ये लॉ किसने ड्राफ्ट किया, ये पहला सवाल। तो इसका जवाब है सर जेम्स स्टीफन ने। ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है और ये थर्ड इंडियन लॉ कमीशन के हेड भी हुआ करते थे ब्रिटिश रिजीम में। चलिए, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत ऐसे होती है। आगे बढ़ते हुए सबसे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दूसरा सवाल, वो ये कि ये कब अप्लाई हुआ, इसका जो एनफोर्समेंट हुआ वो किस डेट से हुआ। 1 सितंबर 1872। ये डेट बिल्कुल याद रख लीजिए क्योंकि इस डेट पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, आईपीसी हो, एविडेंस हो, सीआरपीसी हो, तो उसका स्ट्रक्चरल अप्रोच आपको जानना बहुत ज़रूरी है और वो कब एनफोर्स हुआ, ये एग्जाम्स में अक्सर पूछता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए आप याद रखें 1 सितंबर 1872। तो चलिए अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इस एक्ट में टोटल 266 सेक्शंस थे और ये 4 पार्ट में डिवाइडेड था और इसमें 11 चैप्टर्स हुआ करते थे। तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात कर रहे थे कि ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है और इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं और 266 सेक्शंस है। तो चलिए इसका डिवीजन समझ लेते हैं एक बारी। जो पहला पार्ट है वो जनरल प्रोविजन से डील करता है कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, वॉइड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रीच पे क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, और ये सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक है। जो सेकेंड पार्ट है वो गुड्स से डील करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 123। थर्ड पोर्शन है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जिसके अंडर में हम गारंटी पढ़ते हैं, बेलमेंट पढ़ते हैं, एजेंसी पढ़ते हैं, एक्सेट्रा। ये सेक्शन 124 से सेक्शन 238 तक है। जो लास्ट पार्ट है वो पार्टनरशिप के बारे में। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 239 टू सेक्शन 266। आगे बढ़ते हुए जब हमें लगा कि गुड्स और पार्टनरशिप ये 2 सब्जेक्ट मैटर पे हमें सेपरेट लॉज की ज़रूरत है, तो ये पोर्शन यहाँ से रिपील किया गया और ये भी यहाँ से रिपील किया गया और 2 इंडिपेंडेंट एक्ट्स बने। एक था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और दूसरा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें सिर्फ जनरल प्रोविजंस है और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए, तो अब ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, आपका डेली बेसिस पे आप क्राइम से आपका इनकाउंटर हो ये ज़रूरी नहीं है, जिसके लिए आप कोर्ट जाएं, उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है, साथ ही सिविल एस्पेक्ट्स के लिए भी। बट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पे सोसाइटी ऑर्डर्ड है, जो फंडामेंटल पार्ट है हमारी लाइफ का, कि हम डेली बेसिस पे मतलब हम शायद जानते भी नहीं, हम समझते भी नहीं कि हम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब देखते चलिए कुछ एग्जांपल्स कि कैसे हम डेली लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ड्राई क्लीनर के पास अपने कपड़े दिए हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। वो हमें एक रिसीट देता है, हम उस रिसीट के बेसिस पे जाके अपना सामान वापस मांगते हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए, हमने अपनी साइकिल रिपेयर करने के लिए किसी स्टोर पे दी हुई है मैकेनिक के पास। रिपेयर होने के बाद हम जाते हैं, उसको पे करते हैं, उनकी सर्विसेज जो भी हमने ली उसके लिए, और अपनी साइकिल वापस लेके जाते हैं।
हमने लाइब्रेरी से कोई बुक इशू कराई है, ये भी एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके लिए वो हमारा लाइब्रेरी कार्ड रखते हैं। जब हम बुक रिटर्न करते हैं तो हमें हमारा कार्ड वापस मिलता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड डिलीवरीज, ये सब एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए, एक बहुत बेसिक सी चीज़ जो कि हम लोग आजकल डेली बेसिस पे करते हैं, हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं फ़ोन में, जीमेल है या फिर कोई भी XYZ कोई भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं, तो उनकी एक टर्म्स एंड पॉलिसीज़ लेके आती हैं, और हम क्या करते हैं, हम उन्हें बिना पढ़े हम कहते हैं एग्री 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 अपनी जल्दबाजी में। तो तब हम कभी ये नहीं समझते कि हम ये एग्री करने से क्या कर रहे हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फॉर्म कर रहे हैं। ये एग्री का जो बटन हम क्लिक करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम सामने वाली कंपनी की जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी टर्म्स हैं, उनको अपनी सहमति दे रहे हैं बिफोर यूजिंग दैट ऐप। तो भाई अब ये तो समझ आ गया कि डेली लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कहते हैं ना कि क्या पढ़ना है ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि क्या नहीं पढ़ना है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी हम ये भी जान लें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ें नहीं हैं, कौन से ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं। चलिए, तो अब हम ये जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती हैं। इसके लिए हम 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल में हम देखते हैं कि एक्स ने वाई को इनवाइट किया अपने घर पे डिनर के लिए, टी के लिए, और वाई क्या करता है, वो नहीं आता है। एक्स ने डिनर प्रिपेयर किया, उसका टाइम इन्वेस्ट हुआ, उसके पैसे लगे, वो फूड वेस्ट हुआ। तो इस केस में वाई ने जब ब्रीच कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या एक्स कोर्ट जा सकता है रेमेडी सीक करने के लिए कि वाई ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया। दूसरा एग्जांपल है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो शाम में अपनी वाइफ को गोल्डन रिंग देगा, बट हस्बैंड शाम में गोल्डन रिंग लेके नहीं आए। तो क्या इस केस में वाइफ अपने हस्बैंड को सू कर सकती है, कोर्ट ले जा सकती है उस गोल्ड रिंग को सीक करने के लिए। थर्ड एग्जांपल है जिसमें ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी एक कॉन्ट्रैक्टर है, हाउस बिल्डर है, तो ए ने कहा कि आप हमारा घर बनाइए, और इनके बीच में 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और अगर इस केस में बी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर देता है, तो क्या ए कोर्ट जा सकता है यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवाने के लिए या कंपनसेशन सीक करने के लिए। तो चलिए इन तीनों सवालों का जवाब देते हैं कि जो पहला और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है और ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। जी हाँ, ये 2 शब्द जिन पे अभी हम बात करेंगे वो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। और जो तीसरा है, ये एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट है। इस केस में क्या है कि इंटेंशन हमें देखने को मिल रहा है टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप, टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। इन दोनों पार्टीज़ के बीच में इंटेंशन है कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, चलिए पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं। इस केस में क्या था कि एक्स और वाइफ इन दोनों का ही इंटेंशन नहीं था कि इन केस ऑफ ब्रीच ये दूसरी पार्टी को कोर्ट में लेके जाएंगे या ऐसी कोई रेमेडी सीक करेंगे, कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाएंगे या कंपनसेशन सीक करेंगे। बट इस केस में ये इंटेंशन था कि इन केस ऑफ ब्रीच जो भी प्लेंटिव पार्टी है वो दूसरी पार्टी को कोर्ट ले जा सकती है। तो ये जो रेमेडी अवेलेबल है कोर्ट तक लेके जाने की, ये होती है एनफोर्सिएबिलिटी। ये जो टर्म है, यही टर्म है जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंक्शन बताता है। तो ये क्या है, ये एग्रीमेंट जो है ये एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, इसलिए ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। बट दीज आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज यहाँ पे इंटेंशन लैक कर रहा है, इंटेंशन टू फॉर्म लीगल रिलेशनशिप। जब हम कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है, इट स्टेट्स दैट एनी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक, ये एक वाइड टर्म है, बट कॉन्ट्रैक्ट नैरो है। नैरो क्यों है, क्योंकि वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। बट और भी ऐसे बहुत एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो एनफोर्सिएबल नहीं है, जैसे कि ये सोशल एग्रीमेंट्स या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स भी एनफोर्सिएबल हो सकते हैं इन केस ये चीज़ एक्सप्रेसली मेंशन्ड हो कि इन केस ऑफ ब्रीच हम ऐसी रेमेडी सीक करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अदरवाइज दीज आर मेयरली एग्रीमेंट्स एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आप डिस्टिंक्शन आई होप समझ गए होंगे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। और एनफोर्सिएबिलिटी क्या है, ये टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। दिस इज रेमेडी अवेलेबल टू द पार्टी, द प्लेंटिफ, टू गो टू कोर्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि ये जाके वहाँ पे या तो कंपनसेशन सीक कर सके या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवा सके। तो अभी हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस समझा।
कि एग्रीमेंट एक वाइड टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही नैरो टर्म है। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक जाने का पहला स्टेप है। जब हम एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब वो एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो है एनफोर्सिएबिलिटी। तो आई होप आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन समझ में आया होगा। और इन केस ऑफ एनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछ सकते हैं अपने। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।